नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपने अध्ययन के प्रति समर्पित हो चुके होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य पाठों का सारांश, उसी सारांश के अंतर्गत कुछ संकेत बिंदु और उन्हीं संकेत बिंदुओं में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप सभी इस बात से पहले से ही अवगत हैं कि गद्य भाग आपके पाठ्यक्रम में 15 अंक का है। 7 अंक के विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश आएगा। उस गद्यांश पर आधारित 5 एक अंक के विकल्पात्मक प्रश्न और 2 विकल्पात्मक प्रश्न स्वतंत्र रूप से पूछे जाएंगे। इस तरह से 5+2 ऐसे 7 अंक के 7 विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपका 1 वर्ड और 1 लाइन वाला नॉलेज बिल्कुल क्लियर और सही होना चाहिए। इसी तरह से वर्णनात्मक प्रश्न 8 अंक के होंगे। 2-2 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। 2-2 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके उत्तर आपको लगभग 40 से 50 शब्दों में देने होंगे। लगभग 5 से 6 पंक्तियाँ, 5 से 6 पंक्तियों में उत्तर देने होंगे। याद रहेगा। देखिए, सबसे पहला पार्ट है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश याद रखिए। नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्रीय पात्र कैप्टन चश्मे वाला है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। यह देश प्रेम से जुड़ी हुई कहानी है, देश प्रेम से। इसके अलावा पानवाला इसमें एक पात्र है जो स्वार्थी है, मतलबी है। काली मोटी तोंद वाला है, काली लाल बत्ती सी वाला। हलदार साहब हैं जो कि देश प्रेम की भावना से भरे हुए हैं। कैप्टन चश्मे वाले का काम हलदार साहब को अच्छा लगता है। देखिए, हम पाठ का सारांश देखते हैं। देशभक्ति का संदेश देने वाली लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित यह कहानी संकेत करती है कि देशभक्ति केवल किसी भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़ झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना देशभक्ति है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है, जैसे कि पानवाला। कैप्टन के माध्यम से लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, महत्वपूर्ण संकेत बिंदु। आप इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रख कर के पाठ की रीडिंग करेंगे, अपना नोट्स तैयार करेंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, मूर्ति के चश्मे का रहस्य, चश्मा बदलने का रहस्य, हलदार साहब का अचंभित होना, पान वाले द्वारा मजाक उड़ाते हुए कैप्टन के बारे में जानकारी दी जाना, कैप्टन चश्मे वाले को आते हुए हलदार साहब के द्वारा देखा जाना, उससे एक प्रकार की भेंट, कैप्टन की मृत्यु, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा,
हालदार साहब का भावुक होना। इससे पहले सबसे ऊपर एक दो बिंदु और देख लेना कि नगर पालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्य और कस्बे में विकास के नाम पर क्या क्या चीज़ें थीं, इस प्रकार के पॉइंट्स और इसमें सम्मिलित कर लेना। तो इस तरह से आप अपना नोट्स डेवलप करेंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश। यह एक रेखा चित्र शैली में लिखा हुआ पाठ है। देखिए इसका सारांश देखते हैं। रेखा चित्र शैली में राम वृक्ष बैनपुरी द्वारा रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाहरी व्यक्तित्व के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाहरी व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत इस पाठ के इस रचना के केंद्र में हैं। इसके अलावा लेखक स्वयं इस रचना में हमें दिखाई देगा। इसके अलावा बाल गोविंद भगत का परिवार, बेटा और बहू, इसके अलावा खेतों पर काम कर रहे स्त्री, पुरुष, बच्चे, हलवाहे, अन्य ग्रामीण लोग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत इस पाठ का मूल पात्र है और सारी कहानी का ताना बाना, सारे रेखा चित्र का ताना बाना उन्हीं के व्यक्तित्व को लेकर के बुना गया है। याद रखिए। देखिए मुख्य संकेत बिंदु, बाल गोविंद भगत के बाहरी व आंतरिक व्यक्तित्व का वर्णन। क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन याद रखिए। प्रारंभ के 2 पैराग्राफ हैं वो इसी बात को समर्पित हैं, उनका बाहरी व्यक्तित्व पहले पैराग्राफ में, और जो दूसरा पैराग्राफ है बीच में 2-3 लाइनें उनके घर गृहस्थी के बारे में हैं। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ उनके आंतरिक व्यक्तित्व को बताता है। बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी भगत, याद रखिए, कबीर को अपना साहब मानते थे, साहब के रूप में स्वीकार करते थे। जो भी फसल होती थी उसे सबसे पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। बाल गोविंद भगत के गायन का खेतों में काम कर रहे स्त्री पुरुषों पर प्रभाव। क्वेश्चन बन सकता है वही किस प्रकार का, स्त्री, पुरुष, बच्चे, हलवाहे सब गाने, झूमने, नाचने, एक प्रकार से सबका मन नृत्यमय हो उठता था उनके गायन को, उनके पदों को सुनकर के। कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत, उनकी साधना, सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों ऋतुओं में पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गान, रोए नहीं पुत्र की मृत्यु पर। 3 सामाजिक अंधविश्वासों का विरोध। कौन कौन से? बेटे की मौत पर नहीं रोए, बेटे को मुखाग्नि देने के लिए गांव के अन्य लोगों का इंतजार नहीं किया, अपनी बहू से ही मुखाग्नि दिलवा दी। और तीसरी, समाज में स्त्री का पति मर जाने पर उसे विधवा रखा जाता था, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसी गलती नहीं की। अपनी पतोहू के भाइयों को बुलाकर उनसे कहा कि अब इसे किसी दूसरी जगह इसका विवाह कर दो जिससे यह अपना अच्छा जीवन निकाल सके। तो इस सामाजिक अंधविश्वासों का विरोध, सामाजिक मान्यताओं का विरोध। बहू की विदाई, बहू नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत ने कहा तू नहीं जाती है तो मैं चला जाता हूँ। भगत जी की मृत्यु, गंगा स्नान के लिए गए थे, 30 कोस की दूरी पैदल चलकर गए, पैदल चलकर के आए, लौटकर आए तो बीमार हो गए। लोगों ने खेतों पर जाने के लिए मना किया लेकिन नहीं माने और दिन दिन कमज़ोर होने लगे। एक दिन ऐसा आया कि उनका जीवन रूपी तागा टूट गया। लोगों ने सुबह जाकर के देखा तो खंजड़ी नहीं बज रही थी, बाल गोविंद भगत का हाड़ मांस का पिंजड़ा पड़ा हुआ था। तो इस तरह से हमने बाल गोविंद भगत पाठ की सामान्य चर्चा की। लखनवी अंदाज
पाठ का सारांश। लखनवी अंदाज यह व्यंग्यपूर्ण कहानी है। लेखक यशपाल, याद रखिए, लेखक यशपाल ने इस व्यंग्य प्रधान कहानी में उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को सबसे अलग उत्तम जीवन का धारक मानता है। आज के समय में भी इस परजीवी संस्कृति के वाहकों को समाज में देखा जा सकता है। प्रस्तुत व्यंग्य इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना विचार के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। इसके लिए किसी कथ्य या पात्रों की आवश्यकता नहीं है। व्यंग्य यह है कि जिस प्रकार बिना खाए पेट भरने की डकार नहीं आ सकती, उसी प्रकार बिना पात्रों, कथ्य, घटना, वातावरण व उद्देश्य के कोई कहानी नहीं बन सकती। उस रचना का साहित्य जगत में कोई महत्व नहीं रह सकता, वह पाठकों की रुचि का विषय नहीं बन सकती। यहाँ पाठ के केंद्र में, इस व्यंग्यपूर्ण कहानी के केंद्र में नवाब साहब और लेखक हैं। नवाब साहब और लेखक हैं और दोनों ही सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं। एक प्रकार से दोनों ही भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, एकांत में बैठना चाहते हैं, खिड़की से एक प्रकार से प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते हैं और नई कहानी के बारे में सोचना चाहते हैं। वैसे विशेषकर लेखक नवाब साहब ट्रेन में सेकंड क्लास के डिब्बे में पहले से आसीन थे, पहले से बैठे थे, लेकिन लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था, इसके पीछे 3 लॉजिक। वह भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे, नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे और ट्रेन की खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते थे। याद रखिए, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप अपना नोट्स डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। विद्यार्थियों, लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा प्राकृतिक दृश्यों को देखने, एकांत चिंतन हेतु, नई कहानी के बारे में सोच सकने हेतु सेकंड क्लास में यात्रा की थी। नवाब साहब के एकांत में बाधा पड़ना, जैसे ही लेखक महोदय सेकंड क्लास के उस डिब्बे में पहुँचे जिसमें नवाब साहब बैठे थे, तो एकदम से उनके चेहरे पर असंतोष की छाया आ गई। इधर उधर देखने लगे। पहले बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं दिखाया। नवाब साहब के द्वारा खीरे को काटा जाना, बाद में धीरे धीरे बातचीत का प्रस्ताव देना और खीरा का शौक फरमाने हेतु कहना। लेखक द्वारा आत्मसम्मान में मना कर देना, खीरों की फांकों पर जीरा, नमक, मिर्ची बुरका जाना, लेखक के मुंह में पानी आना, लेकिन आत्मसम्मान में लेखक पहले ही मना कर चुका था। नवाब साहब द्वारा लेखक को खीरे के शौक हेतु पुनः कहा जाना, लेखक का फिर मना कर देना। नवाब साहब द्वारा खीरे की फांकें सूंघकर एक एक फांक को अपने मुंह तक ले गए। लेखक को लगा कि अब नवाब साहब एक एक फांक को खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। वह नासिका तक, अपनी नाक तक ले गए, सूंघा और खिड़की के बाहर एक एक फांक को फेंकते गए। और लेखक द्वारा नई कहानी के लेखकों की पहचान कर ली जाना। लेखक नई कहानी के बारे में सोचने के लिए सेकंड क्लास में बैठा था और लेखक को लगा कि अरे, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि अरे यही तो है नई कहानी के लेखक। जैसे बिना खाए इन्हें पेट भरने का डकार आ गया, यह पेट भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी तरह नई कहानी के लेखक भी बिना कथ्य के, बिना पात्रों के, बिना उद्देश्य के, बिना संवादों के, बिना देश काल वातावरण की कहानी रच रहे हैं। तो कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर व्यंग्य है कि जिस तरह बिना खाए किसी का पेट नहीं भर सकता, बिना खाए किसी की उदर पूर्ति नहीं हो सकती, उसी तरह बिना कथ्य के, बिना पात्रों के, बिना चरित्र चित्रण के, बिना देश काल वातावरण के, बिना उद्देश्य के कोई रचना, कोई कहानी नहीं बन सकती। और यदि वह रचना बने भी तो उसका साहित्य जगत में कोई अस्तित्व,
कोई महत्व नहीं है, वह पाठकों के बीच में लंबे समय तक अपना स्थान नहीं बना सकती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, लेखक यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज इस व्यंग्यपूर्ण कहानी के बारे में हमने जाना। अब देखिए आगे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सारांश। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सारांश। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित इस संस्मरण में, याद रखिए संस्मरण विधा में लिखा गया पाठ है, इस संस्मरण में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया है जो बताती हैं कि फादर सन्यासी होते हुए भी पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। वे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। फादर ऐसे व्यक्ति थे जो जन्मित थे यूरोप के बेल्जियम रैम्सचैपल में, लेकिन अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को और जीवन के 73 सालों में से 47 साल भारत भूमि पर व्यतीत किए। उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा से अगाध प्रेम करने वाले साधु व्यक्ति यानी मानवीयता से परिपूर्ण व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा। याद रखिए विद्यार्थियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना संस्मरण पाठ है। इस पाठ के केंद्र में फादर कामिल बुल्के हैं जो कि रैम्सचैपल में जन्मे थे। जीवन के 73 सालों में से 47 साल उन्होंने भारत भूमि पर व्यतीत किए थे। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। चलिए आगे, महत्वपूर्ण संकेत बिंदु फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। याद रखिए, फादर परिमल के सदस्य के रूप में परिमल नामक साहित्यिक संस्थान की स्थापना 10 दिसंबर 1944 इलाहाबाद में हुई। फादर का पारिवारिक जीवन, माता पिता, एक बहन जो कि जिद्दी थी, 2 भाई, एक पादरी, एक व्यापारी। फादर की भारत में आने के बाद शिक्षा दीक्षा जिसैड संघ में पादरियों के बीच रहकर 2 साल तक धर्माचार्य की पढ़ाई की, 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ाई, कोलकाता से BA, इलाहाबाद से MA, राम कथा उत्पत्ति व विकास पर शोध कार्य 1950 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में। फादर का अपनत्व भरा व्यक्तित्व, फादर का हिंदी प्रेम, फादर द्वारा साहित्यिक रचनाएं, ब्लू बर्ड का नीलपंछी नाम से अनुवाद, इसी प्रकार से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, बाइबल का हिंदी अनुवाद, तुलसी कौमुदी, इसी प्रकार की उनकी अनेक रचनाएं। याद रखिए, फादर का लेखक के परिवार के प्रति व उनके बच्चे के प्रति जुड़ाव, फादर की मृत्यु व अंतिम संस्कार मसीही विधि से, उनका जन्म सन 1909 में रैम्सचैपल में हुआ और 18 अगस्त 1982 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। इस तरह से विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए। महत्वपूर्ण पाठ की रीडिंग कर लीजिए। पाठ की रीडिंग चारों पाठों पर हमने महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं को जाना और सारांश को जाना। इसके अलावा आप सभी को मेरे द्वारा चारों पाठों पर 20 से 25 मिनट के अलग अलग वीडियो प्रेषित किए गए हैं। तो विस्तार से उन वीडियो को सुनिए, विस्तार से उन्हें सुनिए। इसके अलावा मैंने आप सभी को चारों पाठों के प्रश्नोत्तर दिए हैं। चारों पाठों पर आधारित मैंने यह संक्षिप्त वीडियो तैयार किया है। इसकी PDF आपको सेंड कर दी है। आप सभी उसे देखिए, पढ़िए, इस वीडियो को सुनिए ध्यान से, अपने नोट्स बनाइए। चारों गद्य पाठों पर एक वीडियो और 10-15 मिनट का, जिसमें रिक्त स्थान, कुछ वन वर्ड नॉलेज वाले बिंदु, इसी तरह से कुछ MCQ, उसमें कई चीज़ें आपको दी हैं चारों पाठों पर आधारित। तो एक प्रकार से आपकी समग्र तैयारी हो सके, इसके लिए मेरे द्वारा प्रयास किए गए हैं। आप सभी विद्यार्थियों इस वीडियो को ध्यान से सुने। फिर भी कहीं दिक्कत है तो मुझे 9887261591 पर संपर्क करें। आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे।
इन सब बातों को सही प्रकार से अपने माइंड में सेट करें। प्रश्नोत्तर की लिख करके तैयारी करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब तैयारी करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों।